हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे आपके साइंस का चैप्टर नंबर 1। लेकिन एक छोटी सी बात सुनना है कि इस चैप्टर को 1 से पहले इसी प्लेलिस्ट में ये तो पार्ट 2 के नाम से वो पार्ट 1 होगा, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत ज़्यादा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है, जिसमें आपका 9th का भी रिवीजन हो जाएगा। वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ये चैप्टर बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक इस चैप्टर की पार्ट 1 आप देख लोगे, और एक इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा और बता दूँ। चाहे ये चैप्टर हो, चाहे पूरी साइंस हो, चाहे मैथ्स, एसएसटी, कोई सा सब्जेक्ट हो, बिल्कुल आपको ऑथेंटिक नोट्स मिलेंगे। दूसरी बात, अपने चैनल की सबसे बेस्ट खास बात जो है, सबसे खास बात ये कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेंगे, जो फ्यूचर में आपको हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। कि ये जो अभी तो कुछ स्टूडेंट का लग रहा होगा कि दोनों लैंग्वेज में नहीं, एक में होता तो बढ़िया, लेकिन आगे आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों लैंग्वेज सीखना कितना बेटर है, कितना फ़ायदेमंद है आपके लिए, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में काम आएगा। तो ये अपना सबसे बेस्ट प्लान ये रहेगा। और प्रॉपर नोट्स हैं, और ऑथेंटिक एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। बस अच्छे से आपको जैसा मैं कहूँ वैसा अगर आपने कर लिया तो सिंगल मार्क्स साइंस के अंदर नहीं घट सकता, ये मेरी गारंटी है। ना ही मैथ्स में घट सकता है, ना ही एसएसटी में घट सकता है। बस प्रॉपर तरीके से आपको मेरी बात को मानते हुए चलना है, ठीक है। चैप्टर 1 का नाम है आपके केमिस्ट्री का चैप्टर 1 साइंस का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। बिल्कुल लाइन टू लाइन चलेंगे, मिड से क्वेश्चन बनाएंगे, पीछे आगे सारे क्वेश्चन उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे पहले इसके अंदर बात आई कि चैप्टर में शुरुआत में आपकी जो स्टार्टिंग में लिखी हुई है रासायनिक समीकरण, मतलब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो सीधी सी बात यार, कोई सी आपने रिएक्शन देखी होगी कि जैसे ये रिएक्शन दे दी, ये एक रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशन है। लेकिन इस केमिकल इक्वेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी एग्जाम में, ये तो अपन को समझ में आता है कि ये केमिकल इक्वेशन है, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखे आएंगे। तो उसके लिए बनेगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स यानी कि प्रतीक एंड केमिकल फॉर्मूलाज एंड रासायनिक सूत्र ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स यानी कि अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बाद में आपको लिखना है लाइक एग्जाम्पल करके, और ये एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर अपना कॉमन एग्जाम्पल आपको दोनों को, इनको ये लिखना है, आपको भी ये लिखना है। मतलब जैसे ये एक केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन हो गई और उसकी प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल हो गई। लेकिन मेरी बात को समझो, यहाँ पर आपने 2-3 बातें सीखी। एक तो ये कि सिंबल्स यानी कि प्रतीक, प्रतीक का मतलब जैसे कि ये आफ्टर रिएक्शन का साइन है, ये एक प्रतीक है, मतलब इस रिएक्शन को दिखाने का साइन है। फिर अपन एक बात करी केमिकल फॉर्मूलाज, रासायनिक सूत्र, तो ये जैसे जिंक है, रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, जैसे जिंक है, H2SO4 है, H2SO4 है, हाइड्रोजन है, ये सब फॉर्मूले हैं रासायनिक सूत्र जो आपको पार्ट 1 में दिख जाएंगे। मैंने पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन बता रखा है कि कैसे ZnSO4 बना, कैसे H2H3 क्यों नहीं, H4 क्यों, H5 क्यों, सब मैंने बता रखा पार्ट 1 में। वो आपको जरूर देखना है, वो बेसिक इंट्रोडक्शन के नाम से रहेगा, वो जरूर देखना। तो समझ में आ गई। सिंबल्स यानी कि ये वाले साइन जो होते हैं, प्रतीक चिन्ह का जो साइन होता है वो आफ्टर रिएक्शन का जो साइन होता है। केमिकल फॉर्मूलाज यानी रासायनिक सूत्र जो होते हैं। फिर बात की रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का मतलब अभिकारक, हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक का मतलब जो रिएक्शन के अंदर, जो अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इस रिएक्शन के अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर किसने पार्टिसिपेट किया, जिंक ने और H2SO4 ने, Zn और H2SO4 ने इसने पार्टिसिपेट किया। तो ये हो गया अभिकारक, मतलब ये हो गया रिएक्टेंट्स। डन। और इन दोनों के पार्टिसिपेट करने के बाद में आफ्टर रिएक्शन जो बना वो होता है प्रोडक्ट्स, यानी कि वो होता है उत्पाद। बात समझ में आ गई। जो रिएक्शन होने के बाद में नया प्रोडक्ट बना, जो नई चीज बनी, वो उत्पाद या प्रोडक्ट कहलाता है। बात समझ में आ गई। ये तो इसकी डेफिनेशन, ये एग्जांपल प्रॉपर तरीके से ऐसे कैसे लिखा है ना, हर डेफिनेशन के नीचे एग्जांपल जरूर लिखना है। अगली बात, अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि ये अभिकारक यानी कि जो ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, इसकी भी मैंने डेफिनेशन लिख दी। अभिकारक रिएक्टेंट्स ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभी मैंने जो बताया, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। द रिएक्टेंट्स, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल वही वापस लेंगे क्योंकि एग्जाम्पल तो कोई सा भी लिख सकते हो। जिंक प्लस H2SO4 आफ्टर रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2। अब इसके अंदर जो इस आफ्टर रिएक्शन के साइन से पहले हैं वो ही अभिकारक हैं, रिएक्टेंट्स हैं। ऐसा एरो बना के दिखा के आना है। अगर एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन लिख के, एग्जाम्पल लिख के, ये एग्जाम्पल लिखने के बाद में ये भी ऐसा एरो बना के ऐसा दिखाना है कि ये है अभिकारक, ये रिएक्टेंट्स है। प्रॉपर नोट देखो कि शानदार, बिल्कुल
ठीक है। नेक्स्ट अपने बात की थी प्रोडक्ट्स की, यानी कि उत्पाद की। उत्पाद होता है, प्रोडक्ट्स होता है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के कंप्लीट यानी संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे कि वो एग्जांपल लिख देंगे, इस प्रोडक्ट्स द सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर द completion of a chemical reaction are called products। अब एग्जाम्पल ये रहा, वापस वही काम में ले सकते हैं, जिंक प्लस H2SO4 आफ्टर रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2। तो ये जो नया पदार्थ बना वो हो गया उत्पाद या प्रोडक्ट्स। कितने मज़ेदार नोट्स है। ऐसे कैसे प्रॉपर नोट्स हो सकता है आपको कहीं पर शॉर्ट में मिले, एग्जाम्पल ना दिए हुए हो, आप खुश हो जाओगे वो एक लाइन में हो गया, लेकिन मार्क्स में फिर ऐसे ही मिलेंगे। इसलिए हर पहले रिएक्शन की डेफिनेशन, अभिक्रिया की परिभाषा और उसके बाद में उसके एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये बहुत शानदार चीज़ होगी तीनों। अब करते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 जो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहाँ से आता है। ठीक है, और वो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशंस। 5-6 एग्जाम्पल ऐसे लूँगा, या 5 या 4 एग्जाम्पल ऐसे लूँगा जिसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, पूरी बात सुनना। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो भी मेथड सिखा दूंगा, और इसमें एक आता है 2 नंबर का मेथड, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर हिट एंड ट्रायल विधि। वो है बड़ी, वही सबसे खास है जो आपकी बुक में दे रही है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वो समझना है। जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया और आपसे वो यूँ कहना चाह रहा है कि इसको बैलेंस करो। पहली बात तो ये कि बैलेंस मामला है क्या, मतलब जो ये आफ्टर रिएक्शन का साइन है, ये आपका उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ये अभिकारक है, रिएक्टेंट्स है। मतलब आपको ये देखना है कि यहाँ पर Fe1 है जबकि यहाँ पर Fe3 है, दोनों तरफ बैलेंस नहीं है। इधर भी Fe3 होना चाहिए, मतलब इधर भी Fe3 होना चाहिए जबकि Fe2 ही है, इधर 1 ही है जबकि इधर 3 है। फिर यहाँ पर H2 है, यहाँ पर O4 लेकिन यहाँ पर तो O1 ही है। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करना है ऐसे। ठीक है, चलो फिर बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले ये एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल अगर आ जाए तो आपको लिखना है सबसे पहले चरण फर्स्ट यानी कि स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या है, देखो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है कि आपको प्रॉपर एनसीईआरटी में जैसा दे रखा है वैसा का वैसा आपको करना है, कि सबसे पहले इसके ऊपर आपको बनाने हैं बॉक्स Fe। ठीक है, Fe3O4 प्लस H2, कुछ भी नहीं करना, ऐसे इसको बॉक्स में बंद करना है। पहली स्टेप खत्म। ठीक है, पहला चरण खत्म हो गया। नंबर 2 चरण सेकंड यानी कि स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या है, अब स्टेप सेकंड ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है आपको बनानी है स्टेप सेकंड में टेबल, और वो है सबसे ज़्यादा खास। आपको इसके अंदर ये लिखना है कि ये इसके इधर है रिएक्टेंट्स, यानी कि ये इसके अंदर लिखा है, मैंने रफ कर दिया। रिएक्टेंट्स का मतलब ये अभिकारक, ये प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। तो यहाँ लिखना है आपको नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी कि अभिकारकों में परमाणु की संख्या। अगले में नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। शॉर्ट में बोलूँ मैं अगर तो इसको बोला जाता है LHS, ये होता है RHS। ठीक, ओके। और यहाँ ये एक बार रफ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी जगह चाहिए। ये हो जाएगा अपना एलिमेंट्स, तत्व। एलिमेंट का मतलब तत्व। ये चरण 2 है अपना, स्टेप सेकेंड। ठीक है, ओके। ये टेबल आपको हर बारी बनानी है। अब सुनो, अब कितने एलिमेंट है, तत्व कितने हैं, एक तो Fe है, वो इधर लिख देंगे, एक H है, हाइड्रोजन है, H2 नहीं लिखना। एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे, पार्ट 1 देख लेना, मैंने सारी बातें बता रखी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरो, कार्बन, वो सब। ठीक है, तो Fe H हो गया, H2 नहीं सिर्फ H, हाइड्रोजन तो H ही होता है, फिर ऑक्सीजन हो गया O। ऐसा ही तो देख लो, पहले Fe और H2, बस इतना ही लेना। 3 हमारे पास एलिमेंट है, 3 हमारे पास तत्व है। अब अभिकारकों में परमाणु की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स।
तो परमाणु की संख्या कितनी है LHS के अंदर? ये LHS मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि अभिकारक एरो के इधर होता है, यानी कि रिएक्टेंट्स एरो के इधर होता है, आफ्टर रिएक्शन के इधर होता है, और आफ्टर रिएक्शन के उधर होता है जो उत्पाद यानी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इसने कहा कि Fe कितना है इधर LHS में, RHS है, इसमें Fe कितना है LHS में, Fe 1 है, RHS में Fe कितना है, Fe 3 है। मतलब बहुत आसान है, इसमें Fe 1 है, इसमें Fe 3 है। फिर इसमें हाइड्रोजन नंबर 2 पे है हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4 है। बस ये हो गया अपना चरण 2 यानी कि स्टेप 3। करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप 3 यानी कि चरण 3। इसमें आपको सिर्फ ये लिखना था। अब चरण 3 में स्टेप 3 में आपको क्या करना है, क्या बैलेंस करना है कि यार ये 3 है, ये 3 नहीं है। मतलब अगर इसको ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो टेबल बनाएंगे अपन फिर से स्टेप 3 के अंदर एक। ठीक है, और ध्यान से समझना, मैं थोड़ा डिफरेंट और इजी तरीका बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, तो वो समझो कि अपने एलिमेंट, अब एक बार तो ये सब प्रॉपर करना है। अब यहाँ पर अपने लिया Fe, H और O। ठीक है, अब सबसे पहले अपन अगर ऑक्सीजन में देखते हैं, चाहे कोई से में देखो, आपकी मर्जी है, लेकिन एक बारी में एक ही को बैलेंस करना। जैसे यहाँ 1 या 4 या 2 तो ये तो बैलेंस है। लेकिन अगर इसको देखते हो तो इसको देखना है, इसको देखते हो इसको, सिर्फ एक बार में एक ही देखना है। जैसे Fe लेफ्ट हैंड साइड में 1 था LHS में, और RHS के अंदर था 3। ठीक है, और एक बार लिखता हूँ मैं 2 और ये हो गया 1 और 4। हाँ, अब समझो, अपन अगर Fe को बैलेंस करना चाहें, ध्यान से समझना, अगर Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 3 इधर भी 3 हो गया। समझ रहे हो? इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई कि अगर मैं इस एग्जाम्पल को फिर से लिखता हूँ तो Fe प्लस H2 अपनी जगह है, और Fe3O4 प्लस H2, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इस Fe के अंदर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो Fe है उसको अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3Fe हो गया, और इधर भी 3 इधर भी 3, मामला बैलेंस हो गया। डन। ठीक है, और ये 2 ऑलरेडी बैलेंस है। अब हमें मेन जो टारगेट है बैलेंस करने का वो है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अभी तक ये काम किया अपने, ऐसे इसको छोटा सा बॉक्स बना दो कि हमने ये चेंजेस किया। अब लिखेंगे अपन स्टेप 4 चरण 4। चरण 4 क्या है, फिर से टेबल, छोटी सी टेबल बना लो। ठीक है, और इस तरीके से टेबल बना ली, और 3 है ना, 3 ले लो, Fe ले लिया और H ले लिया, एक और बना लेंगे अपन ऑक्सीजन के लिए, ये ले लिया ऑक्सीजन, ये अपना LHS और ये अपना RHS। Fe 3 इसमें है, 1 into 3 हो गया ना, तो ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है। अब हम करना चाह रहे हैं इसको बैलेंस, मतलब हम ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, इस वाले को, लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन को। मतलब अभी ऐसा है, हर चीज़ हर बारी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार समझ लिया तो फिर कभी भूलोगे नहीं। और ये हो गया अपना H2। अब अपन ने क्या किया था कि इस ऑक्सीजन को, जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये। ठीक है, अब जैसे ही, अब ध्यान रखना, जो भी मल्टीप्लाई होगा वो पूरे से होगा। ऐसा नहीं आप कहीं यहाँ इसके नीचे 4 लिख दो, नहीं, वो 4 पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो अपने सोचा यार, अपन तो फायदे की सोच रहे थे कि इधर बैलेंस था और ये भी 4 बैलेंस हो जाए, लेकिन एक चीज़ और नुकसान हो गया अपन को। क्या कि जैसे ही ये ऑक्सीजन को तो चलो ये बारी बारी मल्टीप्लाई दोनों से होगा, तो ऑक्सीजन को तो 4 कर गया, लेकिन ये हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई कर गया। H2 का जो H2 थे ना वो मल्टीप्लाई हो गए H8। ध्यान रखना, 2 4 से 8 होता है। तो यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला 2H था वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया और वो 8 हो गया। इसका मतलब कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, हमने तो किया एक बार। अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे अपन, स्टेप 5 यानी कि चरण 5। ठीक है, 5वां चरण है, फिर से टेबल बनाएंगे अपन एक छोटी सी, और वही बातें अपन फिर से लिखेंगे इसके अंदर। ये अपन लिखा Fe, H और O, ये अपना LHS, ये अपना RHS। ठीक है, इसके अंदर 3 है, 2 की पावर 4, यानी कि ऐसे कैसे लिख देते हैं, इधर 2 हैं, इधर 4 है। अब करना क्या पड़ेगा, सीधी सी बात है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस, इसको करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 इसको भी करना पड़ेगा। मतलब जो राइट हैंड साइड वाला H है, राइट हैंड साइड वाला H कहाँ है, ये रहा, इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 3Fe4H2O आफ्टर रिएक्शन
Fe3O4, ठीक है, और प्लस 4H2, मतलब हमने क्या कर दिया, इसको 4 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये है। अब मेरी बात सुनो, फाइनल ये अपनी कंप्लीट बन चुकी। इसके बाद में जो एक्चुअल जो अपने स्टार्टिंग में जो बॉक्स लगाए थे, ये देखो बॉक्स बंद किए थे, तो ये भी आप फॉर्मेलिटी कर सकते हो कि इस जितने भी चेंज अपन ने किए उनको तो बाहर रख देना है और इसके अंदर वापस ये बॉक्स ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बॉक्स आपको साथ में लगा के रखना है। यहाँ पर भी बॉक्स जैसे 3 अपन ने बाहर लिया था, ऐसे इसके अंदर क्या कर देंगे, मतलब जो अपने नंबर लिया ना उसको इस बॉक्स के बाहर रखना है। बस ये छोटी सी एक फॉर्मेलिटी आपको साथ के साथ करते रहना है, ठीक है। फिर स्टेप 5 हो गया। स्टेप 5 के अंदर भी सेम टू सेम ऐसा ही, जैसे ये Fe बार है 4H2 है, तो मतलब ऐसे तो स्टेप 5 के अंदर कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। तो इसको ऐसा का ऐसा अपन को लिख देना है। स्टेप 5 फॉर्मेलिटी करूँ तो मैं स्टेप 6 भी लिख सकता हूँ कि छठी स्टेप के अंदर कंप्लीट हो, लेकिन ये 5 में कंप्लीट है, वो कोई ज़रूरत नहीं है। चलो इस तरीके से आपको करना है, और बाकी कोई वो नहीं है। हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। हिंदी वाले क्या लिख देंगे, वो भी यही लिखेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से ही जानी जाती है। तो काफ़ी इजी है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। सबसे पहले बॉक्स बंद करने हैं, फिर टेबल बनानी है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट कितनी बार है, तत्व है। Fe यहाँ पर कितनी बार है, Fe यहाँ पर कितनी बार है, H कितना, O कितना, ठीक है। इसके बाद में स्टेप 3 के अंदर अपन को सबसे पहले आप किसी से भी शुरुआत कर सकते हो, चाहे Fe को बैलेंस करो, चाहे आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो, आप पर डिपेंड करता है। जो भी करोगे उसको बॉक्स के बाहर लिख दो, बॉक्स के बाहर लिख दो और यहाँ पर जाके बॉक्स हटा दो, या फिर एक बार लास्ट में यहाँ पर बॉक्स वापस पूरे के पूरे लगे रहने दो और छठी स्टेप में बॉक्स हटा दो, एक ही बात है। एक तरीका और है, इसके बाद में जैसे वो अपन करते हैं ना सॉलिड गैस वगैरह, लास्ट स्टेप और कर देते हैं। चलो इसको अपन कह सकते हैं स्टेप 6, ये स्टेप 6 हो जाएगी। चलो ये कौन सी जो फाइनल रिजल्ट बनाइए, ये स्टेप 6 हो गई। और एक स्टेप और चाहते हो तो वो भी लिखा देता हूँ, हालांकि ये सब फॉर्मेलिटी है, लेकिन देखो एग्जाम अगर आ जाए तो स्टेप 7 भी अपन कर सकते हैं, यानी कि चरण जो है वो 7वां। वो क्या कि यही वापस लिखेंगे, यहाँ अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ कि चरण या स्टेप तो यही रहेगी, लेकिन उसके ब्रैकेट मिलते हैं ना अपन, जैसे Fe क्या है, सॉलिड है, मतलब कि S और प्लस 4H2O, ये अपना 4H2 है ना, ये 4H2 हाइड्रोजन ये गैस है, तो G आफ्टर रिएक्शन F ये वापस गैस बन गई Fe3O4, ठीक है। ये हो गया अपना सॉरी वो हाँ सॉलिड, और जो H2 है वो गैस है। तो ये भी एक स्टेप है, लास्ट 7वां स्टेप इस तरीके से। तो ये सब क्या है कि जितने स्टेप्स बढ़ाओगे उतना ही है, लेकिन बढ़ानी कब है, जब एग्जाम में क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से पूछे और कम से कम 2 नंबर में क्वेश्चन आए, तब ये सारी स्टेप ये 2 या 3 में आए, वरना एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता इतना पूरा। एक पूछा जाता है कि इक्वेशन को बैलेंस करो, बस सिंपल। उसमें आपको नॉर्मली ऐसे अपन कर सकते हैं, डायग्राम भी बता दूंगा, उसमें एक ही टेबल बनाई जाती है, उससे काम हो जाता है। वो मेथड ही बताऊंगा अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल उसका लेता हूँ। लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड आपको समझ में आ गया ना, बस ये हिट एंड ट्रायल मेथड जो 7 स्टेप में जाके कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब देखो आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और अपने चैप्टर के पीछे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अपने इसी चैप्टर के पीछे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, ये क्वेश्चन है। उसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है। तो जब भी सोल्यूशन करना है तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट यानी कि चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट को आप रोमन नंबर में लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। और चरण फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले अपन को इसको ऐसे बॉक्स में बंद करना है, HNO3 बॉक्स बंद, फिर Ca हाइड्रोक्साइड होता है OH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर अपना ये बॉक्स बंद, और फिर Ca कैल्शियम नाइट्रेट है ये NO3। हालांकि मैंने सब वीडियो फर्स्ट में बता रखी है सारी बातें। और ये जल होता है वाटर H2, ऐसे बॉक्स बंद करना है, ठीक है। और फिर सेकंड जो स्टेप होगी वो आप समझ चुके होंगे, सेकंड स्टेप है चरण सेकंड, उसमें अपन को क्या करना होता है, ऐसे एक टेबल बनानी है, ठीक है, यूँ बना दी। और इसमें ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, यानी कि यहाँ तो लिख देंगे अपन एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स यानी कि तत्व, और यहाँ लिख देंगे अपन नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, ये तो होता है रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारकों में परमाणु की संख्या, बार बार नहीं लिखेंगे, आप समझ जाना, क्योंकि पिछले भी लिखा था वही सेम, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी कि उत्पादों में परमाणु की संख्या, बस, ठीक है।
अब अपन देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है। एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर नाइट्रोजन है N, ठीक है, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है, और फिर कैल्शियम है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि अलग अलग लेना है। हालांकि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, OH है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, OH है, और H एक साथ में भी ले सकते हैं। अगर यही OH ऐसा का ऐसा राइट हैंड साइड में भी होता तो भाई ये LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है ना। अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड में OH है, राइट हैंड साइड में भी OH होता तो अपन OH को साथ में भी ले सकते थे, वरना अपन को अलग अलग ही लेना है। और आप तो साथ में हो तो भी अलग अलग ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, लेकिन इसी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ और हाइड्रोजन है। मतलब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ऑक्सीजन के भी 2 हैं, हाइड्रोजन के भी 2 हैं। मतलब आपको डायरेक्ट 3 नहीं लिखना कि 2 तो ये 1 ये 3 नहीं लिखना है, 1 + 2 लिखना है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह हाइड्रोजन है। ध्यान रखना कहाँ काम आएगा अभी बताऊंगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 लेना है प्लस यहाँ वाले हाइड्रोजन 2, क्योंकि ये जो बाहर 2 लगने का मतलब है ऑक्सीजन भी 2 हाइड्रोजन भी 2। राइट हैंड साइड में आओ, राइट हैंड साइड में यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन है सिर्फ एक ही बार है 2। नाइट्रोजन की बात करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, इसमें है नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ नाइट्रोजन देखो 2 है, ये नाइट्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन के हो गए 6, लेकिन हमें मतलब नाइट्रोजन से अभी तो नाइट्रोजन हो गया 2। फिर ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ये लिखा 3, फिर यहाँ पर और है 2, समझ गए। तो ये हो गए 3 + 2 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 3 एक साथ 6 लिख सकते हो, 6 तो ये और 1 वो, 6 और 1 1, ऐसा कैसा लिखना है। ये जो टेक्निक बता रहा हूँ ना, बहुत तगड़ी टेक्निक है ये। अब है कैल्शियम का नंबर, कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, कैल्शियम तो 1 1 ही है। चलो ये अपनी स्टेप 2 कंप्लीट। अब स्टेप 3 जो है, अब बार बार आपको वैसा लिखने की जरूरत नहीं है कि स्टेप 3 टेबल बनाओ, कोई बात नहीं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एक ही बार टेबल बना दो। जो मैं कह रहा था ना आपको, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करो, तब वो पहले वाले क्वेश्चन में जो पूरा 7 स्टेप बतानी है, वरना तो ये 5-6 में खत्म करना है। बस सिर्फ बैलेंस करना है, इसमें कोई सॉलिड गैस भी नहीं बतानी, सिर्फ अपन को इसका बैलेंस करना है कि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, ठीक है। चलो फिर इसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट अपन को क्या करना है अब कि ये देखना है कि यहाँ पर 2 है जबकि यहाँ पर 3 है। मेरी बात समझ में आ गई भाई, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ 3 है, बराबर करना जरूरी, सिर्फ ये बराबर है। तो हमने कहा यार फिर क्या करें कि इधर 2 है इधर 3 है, जब भी 3 और 2 होना कभी बराबर नहीं हो सकते, या तो दोनों का मल्टीप्लाई दोनों तरफ ही करना पड़ेगा, एक तरफ करने से चेंज नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है जुड़ता तो है नहीं। तो मतलब यहाँ पर अपन ने एक काम सोचा कि जो HNO3 हैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जो 1 हाइड्रोजन है ना 1 वाला, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। पूरी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत ईजी मेथड है, ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ये हो गया, और इसको अपना एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। एक बार पूरी बात समझना है ना, जब लिखूँ तब बात समझ में आएगी। और फिर H2O, इनको भी बॉक्स में रहने दो, ठीक है। अभी मैंने 2 लगाया यहाँ पर, ठीक है। ये चाहो तो आप लिख सकते हो स्टेप 3 अपने 2 बाहर लगा दिया। 2 बाहर लगाने से हुआ क्या कि ये बन गए, हाइड्रोजन बन गया 1 × 2 2 + 2 4 हो गए, इधर 2 ही हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ 2 लगाने से क्या क्या चेंज हुआ, हाइड्रोजन 2 बढ़ गए, नाइट्रोजन भी 2 बढ़ गए, मतलब इधर 2 लगाने से ये ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई 2 से हो गया। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ जो बाहर 2 लिखा जाता है वो सबसे मल्टीप्लाई होता है। और फिर ये जो है ऑक्सीजन भी, जो 3 था 2 वाले पे नहीं, ये तो 2 अलग है, ये जो 3 था अब आया ना काम में, ये जो 3 था वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसलिए मैं कह रहा था एक साथ अगर आप 5 लिखते अगर, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होता 10, जबकि हो तो रहे 6। 3 को मल्टीप्लाई 2 से किया, 6 और 2 8 ही हो रहे, तो गलत हो जाता ना वो। इसलिए एक साथ 5 मत लिखना, 3 + 2 लिखना है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। ये 2 लगाने की वजह से इतना फेरबदल हो गया, लेकिन एक फ़ायदा भी हो गया कि ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। ऑटोमेटिक देख लो 2 2 1 × 2 2 और ये भी 2। अब एक नुकसान ये हुआ कि 3 2 = 6 और +8, इसको 8 बनाना एक तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर 1 × 2 किया अपन ने, तो ये बन गए 4। इसका मतलब राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन को भी बढ़ा के कितना करना पड़ेगा 4। बहुत ज़्यादा आसान है कि यहाँ जो बाहर हाइड्रोजन है ना, नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूँ, स्टेप हो जाएगी अपनी 4, चरण 4, वो है कि HNO3, ये तो अपना एज इट इज़, बस बाहर 2 से लिखा। फिर कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, ये अपना एज इट इज आफ्टर रिएक्शन कैल्शियम नाइट्रेट, ये भी अपना एज इट इज। अब जो ये H2O था इसको बाहर अपने लिख दिया 2। अब क्या हुआ 2 बाहर लिखने से कि जैसे ही राइट साइड वाले हाइड्रोजन को, ये देखो सॉरी ऊपर वाला हाइड्रोजन बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये मामला तो बैठ गया, 4 4 हो गया। देखो 2 + 2 4 और 2 दूनी 2 की मल्टीप्लाई 2 × 2 ये भी 4 हो गया। लेकिन ये हाइड्रोजन पर भी अप्लाई हुआ तो ये ऑक्सीजन पर भी अप्लाई हुआ। तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कहाँ है, ये रहा। इस 1 वाले जो हाइड्रोजन, ध्यान समझना, देखो ऑक्सीजन जो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन था, एक तो यहाँ पर था 6, ये रहा 6, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी है 1। तो ये जो 2 लगा वो 1 वाले पे लगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको डिफरेंट लिखना है। तो ये ऑक्सीजन 2 इस पर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी 8 हो गया। देख लो बोले 8/3 की पावर 2 है 6, तो ये हो गया 6 + 2 8, पावर नहीं है मल्टीप्लाई 2 है, फिर 6 और ये हो गया 2, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, ये भी 8, मतलब 8 8 हो गया। ये भी बैलेंस, सब कुछ बैलेंस, समझ में आ गई। तो फाइनल आप लास्ट में लिख सकते हो 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर रिएक्शन कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, प्लस 2H2O। ये आपका फाइनल मतलब बैलेंस हो जाएगा आंसर। समझ में आ गई। तो काफ़ी इजी है, एक ही टेबल में सब कुछ कर सकते हो। इस तरीके से करना, हिट एंड ट्रायल को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका बी पार्ट, वो है NaOH प्लस H2SO4 आफ्टर रिएक्शन Na2SO4 H2O। सबसे पहले क्या काम है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले इनको कर दो बॉक्स में बंद। चरण एक क्या कहता है कि इनको बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन Na2SO4, इसको भी बॉक्स में बंद कर दो, ये है सोडियम, ठीक है, सोडियम सल्फेट हो गया। फिर H2O, बॉक्स बंद कर दिया। फिर स्टेप सेकेंड, चरण सेकेंड क्या कहता है कि टेबल बनाओ। टेबल में क्या ले लेना है, सबसे पहले एलिमेंट ले लेंगे अपन। कितने एलिमेंट है देखें, एलिमेंट है हमारे पास, एक तो सोडियम Na जो 11 नंबर पे आता है, ठीक है, और फिर है ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन ले चुके, सल्फर S ले लो, O ले चुके, बस इतना ही है। अब लेफ्ट हैंड साइड में Na कितना, 1 बार, राइट हैंड साइड में Na कितना, Na2 2 बार, फिर ऑक्सीजन एक तो यहाँ है प्लस 4 यहाँ है। ऐसा कैसा लिखना है, हो सकता है कोई आपको 5 जोड़ के बताए, गलत होगा, वो गलत है, ध्यान रखना। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर 1, हाइड्रोजन 1 और 2, ये 1 + 2, ठीक है। इधर राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2। फिर बात करते हैं सल्फर की, S 1 बार है, इधर भी 1 ही बार है, बस ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलो अब इसकी जो स्टेप 3 बनेगी वो अपन को सोचना है कि किसको बैलेंस करें, कि ये बैलेंस है 4 और 1 5, 4 1 5, ये भी बैलेंस है 1 1, ये 2 नहीं है। तो सबसे पहले सोडियम का नंबर आया Na का, कि हमने सोचा अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 बराबर बैलेंस हो जाएगा मामला। लगा दिया 2 अपन ने यहाँ पर, ये लगाए 2 जैसे ही लगाया तो चेंज कुछ बड़ा हो गया, क्या कि जैसे ही हमने 2 लगाए तो Na तो 2 बढ़ गए, साथ में O भी 2 बढ़ गए, H भी 2 बढ़ गए, समझ गए, क्योंकि ये सब पर अप्लाई होगा। कोई बात नहीं, देख लेंगे, एक बार लिख देते हैं H2SO4 आफ्टर रिएक्शन Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। इसको लिख देना स्टेप 3, चरण 3। अब आओ इधर, अब अपन ने क्या करा कि जैसे ही हमने यहाँ चेंज किया था तो ऑक्सीजन 2 बढ़ गया, जिसकी जो कि हमें बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन क्या करें, बढ़ गया तो बढ़ गया। फिर हम गए राइट हैंड साइड में कि यार राइट हैंड साइड में कमी हो गई, ये तो बैलेंस हो गया, नुकसान इधर हो गया वापस, कि ये हो गए 4 और 2 6, 1 × 2 2 और ये 6 हो गए, जबकि ये 5 है। मतलब हमने सोचा कि अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन 1 अकेला है, कौन है राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1, ये, ठीक है। तो वापस लिख रहा हूँ मैं, NaOH के बाहर हैं 2 प्लस H2SO4 आफ्टर रिएक्शन Na2SO4 प्लस H2। अब हमने कहा कि इसके बाहर लगा देते हैं 2, ये लगा दिया 2। अब ध्यान से समझना, बॉक्स वापस लगाते रखना। जैसे ही 2 लगाया, हाइड्रोजन के तो 2 बढ़ गए, ऑक्सीजन के भी 2 बढ़ गए, ऑक्सीजन के 2 बढ़ गए, हमें ऑक्सीजन को बढ़ाना था, ठीक है, बैलेंस हो गया 2 और 4 6, 2 और 4 6, लेकिन हाइड्रोजन के 2 और बढ़ गए, और हमें एक्चुअल में हाइड्रोजन के 2 भी बढ़ाने थे। एक तीर 2 निशाने हो गए,
यहाँ पर भी 4 है, 1 इंटू 2 प्लस 2, ये भी ऑटोमेटिक ही तो लग गया, तो 4 होगी। ये अपनी स्टेप हो गई, चाहो तो लिख देना स्टेप 4, ठीक है। अब स्टेप 5 लास्ट हो जाएगा, 2NaOH प्लस H2SO4 आफ्टर रिएक्शन Na2SO4 प्लस 2H2O। तो काफ़ी इजी है, ये भी अपना बैलेंस हो गया। अब देखो तो इसका सी पार्ट आपने देखा तो Na इधर 1 है, इधर भी Na 1 है, Cl इधर 1 है, Cl इधर भी 1 है, ठीक है। Ag 1 है, इधर भी Ag 1 है, NO3 इधर भी 1 है, NO3 इधर भी 1 है। तो ये पहले से ही बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑलरेडी बैलेंस। तो एग्जाम में ऑलरेडी बैलेंस आएगा नहीं, एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो आपके बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये है अपना सी पार्ट। अब देखो इस छठे का लास्ट डी पार्ट, ठीक है, वो है BaCl2 H2SO4 आफ्टर रिएक्शन BaSO4 HCl। सबसे पहले सीधी सी बात है, बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर Ba है, SO4 है, H2 है, जबकि वहाँ पर H ही है, Cl2 है जबकि वहाँ पर Cl है। तो इस पहली बात है बैलेंस नहीं है, तो अपन को इसको बैलेंस करना है। एग्जाम में तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बैलेंस पूछा तो ऑफकोर्स वो बैलेंस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि बैलेंस है कि नहीं। मतलब लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में दोनों बराबर होने चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो फिर वो बैलेंस नहीं है, मतलब वो संतुलित नहीं है। चलो सबसे पहले बॉक्स बना दिए, फिर अपनी टेबल बनी बनाई काम आ जाएगी बार बार। और अब कितना एलिमेंट है देखें, एक तो बेरियम है, एक क्लोरीन है, ठीक है, जो 17 नंबर पे आता है, फिर हाइड्रोजन है, सल्फर और ऑक्सीजन एक साथ ले लो, चाहे SO4 एक साथ ले लो, दोनों ही बातें हैं। यहाँ पर देखो मैंने आपको उस टाइम पर बताया था कि हाइड्रोक्साइड OH था, मैंने कहा था एक साथ भी ले लो, चाहे अलग अलग ले लो, O और H को अलग अलग ले लो। वैसे ही SO4 को चाहे आप एक साथ ले लो, चाहे S और O को अलग अलग भी ले लो, लेकिन बेटर होगा कि अपन एक साथ ले लें। क्यों ले लें? क्योंकि इसके अलावा ऑक्सीजन और कहीं पर भी नहीं, एक तो ये फ़ायदा, S भी इसके अलावा कहीं पर भी नहीं, ये फ़ायदा। तो एक काम करेंगे, SO4 यानी सल्फेट को अपन एक साथ ही ले लेंगे, ठीक है। चलो अब हो गया अपने, इसको करते हैं अपन बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड में Ba कितना 1, राइट हैंड साइड में भी 1। Cl क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में कितना 2, राइट हैंड साइड में 1। फिर हाइड्रोजन यहाँ पर कितना 2, इधर हाइड्रोजन कितना 1। SO4 दोनों में 1 1 है, ठीक है। अब बात आती है स्टेप 3 की। स्टेप 3 क्या बनेगी? स्टेप 3 यानी कि जो चरण है तीसरा, वो क्या बनेगा? वो ये बनेगा कि ये बैलेंस है देखने में, तो अभी ये भी देखने में बैलेंस है। मामला Cl के 2 है, राइट हैंड साइड वाले Cl को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बराबर हो जाता है, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 ही होता है। इसका मतलब अपन यहाँ 2 लगाते हैं, ठीक है, यानी कि BaCl2 प्लस H2SO4 आफ्टर रिएक्शन BaSO4 प्लस यहाँ पर 2 लगा देंगे और HCl को HCl ही रहने देंगे। तो जैसे ही HCl को HCl रहने दिया और अपने जैसे ये 2 लगाया तो हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, तो Cl के भी 2 हो गए। यानी कि हमने लगाना तो इसको चाहा था, कहाँ गया? हाँ, H को हाइड्रोजन, इसको Cl से कर दिया की बात है, तो ये भी ऑटोमेटिक हो गया। मतलब हमने इसको Cl को बैलेंस करना चाहा, 2 लगाया, तो हाइड्रोजन को भी 2 लग गए। अच्छा, ये 2 एक तीर 2 निशान दोनों ही हो गए, ऑटोमेटिक एक में काम हो गया, बस खत्म। तो नेक्स्ट स्टेप में खत्म हो गए। तो स्टेप 4 में अपना एक कंप्लीट है कि BaCl2 प्लस H2SO4 आफ्टर रिएक्शन BaSO4 प्लस 2HCl, मतलब कि ये कंप्लीट अपना डन, बैलेंस हो गया। क्योंकि जैसे ही 2 लगाया था तो हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होकर 2 हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन से मल्टीप्लाई होकर 2 क्लोरीन हो गया, और हमें दोनों को बढ़ाना था। तो इस तरीके से हम देखो हुआ क्या कि जो 5 एग्जाम्पल मिल गए अपन को, 4 तो ये और एक मैंने जो करा दिया स्टार्टिंग में। तो इससे आपको हिट एंड ट्रायल किस तरीके से होगी 7 स्टेप में, वो बेस मजबूत हो गया, और एक छोटा सा ये, तो ठीक है। आई थिंक आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा। इसी तरह से अपन पूरे चैप्टर करने वाले, बड़ा मज़ेदार चैप्टर, छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके।